नमस्कार दोस्तों, जनरल स्टडीज वीडियो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं उन मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और जिन्होंने नहीं किया है, और ख़ास करके वो अगर तैयारी कर रहे हैं तो इन मित्रों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो जनरल स्टडीज वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे इस चैनल से आपको बहुत लाभ होने वाला है। इस वीडियो की अगली कड़ी को अब मैपिंग की अगली कड़ी को प्रस्तुत करूंगा मैं, रमेश चंद्रा। तो आइए आज के मैपिंग सीरीज में सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं, जहां पे हम बात कर रहे थे आपसे उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट की। अब तक के मैपिंग में मैंने बात की कि उत्तरी अमेरिका के चारों तरफ के लोकेशन और उनकी विशेषताओं के बारे में। अब थोड़ा सा हाँ अंदर की तरफ चलेंगे, अगर आपको दिक्कत ना हो थोड़ा सा हम रिवाइज करा देते हैं कि हमने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी बेरिंग स्ट्रेट से। बेरिंग स्ट्रेट के बाद आपने देखा था ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर के बाद हम चले थे मैकेंजी की खाड़ी। मैकेंजी की खाड़ी के बाद हम सीधा आए थे नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल की लोकेशन मैंने आपको दिखाई थी। उसके बाद हमने आपको दिखाया था हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी के बाद हमने दिखाया था आपको हडसन स्ट्रेट या हडसन जलसंधि। अगर आप मैप में देखते रहिए। अगला आपको मैंने दिखाया था बेफिन की खाड़ी। बेफिन के बाद मैंने आपको डेविस स्ट्रेट दिखाया था, जिसकी मैंने फीचर भी बताई थी आपको याद होगा, थोड़ा सा आप उसे चेक कर लें। फिर हमने बाद आपको लेब्राडोर सागर बताया था। लेब्राडोर की सागर के पास मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन बताया था न्यू फाउंडलैंड, जहाँ पे दो जलधाराएं आके मिलती हैं। कौन कौन सी? लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, और ये मत्स्य का बहुत बड़ा केंद्र है। फिर मैंने आपको लोकेशन दिखाया था सेंट लॉरेंस की खाड़ी, जहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी आती है। ये सेंट लॉरेंस नदी आपके कनाडा और यूएसए को दो भागों में के बॉर्डर को शेयर करती है। तो इसका भी मैंने बताया था एक विशेषता है कि यहाँ पे विश्व में पूरे वर्ष वर्षा होती है। फिर मैंने आपको नीचे ही एक तुरंत लोकेशन आपको दिख रहा होगा मैप में, नीचे की लोकेशन को मैंने फंडी की खाड़ी दिखाया था, जहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचे ज्वार आते हैं। आप रिवाइज करते रहिए, थोड़ा सा मैप को आप रिवीजन करते रहिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर आगे मैंने आपको दिखाया था बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। मैंने आपको बताया था कि मियामी, बरमूडा द्वीप या हेलमिंटन और प्लूटो रिको के बीच एक ट्रायंगल बनता है, जिसे हम बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। बरमूडा ट्रायंगल को भूतिया त्रिभुज भी बोलते हैं। यहाँ पे जो कुछ जाता है गायब हो जाता है, और इसका रीजन भी वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं। कुछ लोग बादलों का कुछ क्रम बताते हैं। तो ये पूछा जाने वाली चीज़ नहीं है, पूछी जाने वाली चीज़ नहीं, लेकिन आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। आपको मिसिसिपी का मुहाना दिखाया था, जो मिसिसिपी मिसौरी नदी आती है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है, जो आके यहाँ पे गिरती है, और गिरती है मैक्सिको की खाड़ी और या मैक्सिको की खाड़ी या फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उसके बाद फिर आप युकांटन चैनल से आए थे कैरेबियन सागर में। कैरेबियन सागर के बाद हमारी जो यात्रा हुई थी आपकी पनामा स्ट्रेट पनामा अस्थमस से होकर अब हमारी यात्रा पहुंची थी प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में हम पनामा की खाड़ी पर पहुंचे थे। पनामा की खाड़ी के बाद हमने कैलिफोर्निया की खाड़ी देखा। कैलिफोर्निया की खाड़ी के बाद हमने वैंकूवर द्वीप देखा। यहाँ पे मैंने आपकी घटना बताई थी, आपको याद होनी चाहिए कौन सी घटना मैंने बताई थी, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ी हुई थी वो कामागाटा मारू प्रकरण। ऊपर मैंने आपको दिखाया था अलास्का की खाड़ी। अलास्का की खाड़ी के बाद फिर हम पहुंचे थे आपको ब्रिस्टल की खाड़ी, और उसके बाद बेरिंग सागर, और बेरिंग से फिर बेरिंग स्ट्रेट हमारी यात्रा गई थी। मैंने बेरिंग स्ट्रेट की कुछ विशेषताएं बताई थी। बेरिंग स्ट्रेट की मैंने बताई थी पहली सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तिथि रेखा के समानांतर है। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि एशिया और यूएसए को या उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, और दो महासागर को जोड़ती है। कौन कौन? एक सबसे बड़ा, एक सबसे छोटा। सबसे बड़ा जो है विश्व का प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जो है जोड़ती है। तो इतनी विशेषताएं मैंने आपको आपके पहले वाले वीडियो में मैंने बताई थी। साथ ही कुछ और भी विशेषताएं बताई थी। हाँ, एक फीचर मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था, मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि ये जो ग्रीनलैंड है, हमें तभी देख लेना चाहिए। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ये आप इसको यहीं पर लिख लें, या फिर आपके पास ब्लैंक पेज होगा, आप ब्लैंक पेज पे लिखें विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। हो गए। आगे अगर हम बढ़े तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपको, जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम पर्वत, नदियां और पठार करने वाले हैं आज, और साथ ही में झील करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो में अगला पार्ट, तो इसे आप देखें। चलिए देखिए, सबसे ऊपर आपको मिलेगा अलास्का। अलास्का में अलास्का पर्वत श्रेणी मिलेगी, आप इसको देखें। अलास्का पर्वत श्रेणी में एक छोटी सी एक लोकेशन देख लें, वहां पे है मैकिनले। मैकिनले चोटी। मैकिनले चोटी आप इसे यहाँ पे घेर लें कि मैकिनले चोटी
उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो हाइट है 6194 मीटर है। आपको दिख रहा होगा मैप में, आप यहाँ पे उसे हाईलाइट करें अपने हाईलाइटर से। आगे बढ़ें, आगे आप देखेंगे तो अलास्का श्रेणी के बगल में है मैकेंजी पर्वत श्रेणी। मैकेंजी पर्वत श्रेणी के समानांतर ही मैकेंजी नदी बहती है, आगे हम अभी बात करेंगे। और उसके ऊपर आप देखें तो आपको मिलेगा ब्रुक्स पर्वत। नीचे आएंगे तो तटीय पर्वत श्रेणी आपको मिलेगी, तटीय पर्वत श्रेणी। और तटीय पर्वत श्रेणी और अलास्का पर्वत श्रेणी के बीच में आपको मिलेगा लोगान पर्वत। देख लें, लोगान पर्वत, आपको लोगान पर्वत की हम अलग कलर से हाईलाइट करा रहे हैं। लोगान पर्वत आपको वहां मिलेगा। उसके नीचे आपको मिलेगा सेंट इलियास माउंटेन। दोनों की आप हाइट देख लें, लोगान पर्वत का हाइट है 6050 मीटर, जबकि सेंट इलियास की हाइट है 5489। आप आगे बढ़ें, अगर आप तटीय पर्वत श्रेणी से आगे बढ़ते हैं तो आप आगे पाएंगे कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार, आप कोलंबिया पठार देख लें। उसके नीचे आप देखेंगे एक माउंटेन है, उस माउंटेन का नाम है रेनिले माउंटेन। रेनिए देखिए, रेनिए माउंटेन आप देखिए, ये रहा मैप में आपको दिख रहा रेनिए माउंटेन। और उसके बगल में एक पर्वत श्रृंखला है सेलकर्क। मैप में आप देख रहे होंगे, आपको मैप में दिखाई दे रहा सेलकर्क, ये पर्वत श्रृंखला है। और फिर नीचे देखिए आपको मिलेगा कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार देखें आप, एक ऊपर है एक नीचे, दो भाग में कोलंबिया का पठार बचा हुआ है। और इसके बीच में जो नदी निकल रही है उस नदी का नाम है कोलंबिया रिवर। और यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला और है माउंट हुड। आप देखिए नीचे दिख रहा है रेनिए के नीचे आपको दिख रहा है माउंट हुड। फिर आगे बढ़े, नीचे जाए तो आपको नीचे की तरफ फिर मिलेगा सेरा नेवदा। नीचे आपको मिलेगा, अगर हम पर्वत की बात करें तो पर्वत या पठार आपको मिलेगा कोलोराडो पठार। कोलोराडो पठार, अब इसका आकार देख लें, ये कोलंबिया से बड़ा पठार है कोलोराडो पठार। कोलोराडो पठार के बीच से निकलती है कोलोराडो रिवर। जैसा कि आप फिर से एक बार देखें कि कोलंबिया पठार के बीच से निकल रही है कोलंबिया नदी, कोलंबिया पठार के बीच से निकल रही है कोलंबिया नदी, और कोलोराडो पठार के बीच से निकल रही है कोलोराडो रिवर। ग्रेट साल्ट एक लोकेशन अभी आपको दिखा दें, ग्रेट साल्ट एक झील है जो विश्व में अपने खारेपन के लिए बहुत मशहूर है। हालांकि सबसे ज्यादा खारेपन झील वान झील टर्की में है, लेकिन यह विश्व की सबसे खारे झीलों में से एक है। आगे अगर हम बढ़े तो आपको यहाँ पे दो मरुस्थल दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से? एक मरुस्थल है मोजावे और दूसरा है सोनोरेन। इन दोनों मरुस्थलों की उत्पत्ति हुई जलधारा से, ठंडी जलधारा का। और कौन सी ठंडी जलधारा है? वो है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। इसकी हम बात करेंगे अभी आपसे आगे। फिर आगे देखिए आपको नीचे मिलेगा मैक्सिको का पठार। मैक्सिको का पठार आपको दिख रहा होगा। अगर आप ऊपर बढ़े तो आपको मिलेगा, देखिए अब तक हमने हमारी जो यात्रा हुई है अंदर अमेरिका के, जो अंदर हमने यात्रा की, अमेरिका के पश्चिमी तट की हमने यात्रा की है। अब हमारी जो यात्रा होगी अमेरिका के पूर्वी तट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इधर चलेंगे। अब एकदम आपको स्पष्ट होना चाहिए प्लान किधर चलना है। अब हम मैक्सिको सिटी, आपको दिख रहा होगा मैप में, मैक्सिको सिटी के बाद हम चल रहे हैं अब यहीं से ठीक पूरब की तरफ। पूरब की तरफ अगर आप बढ़ें तो आपको सबसे पहला लोकेशन मिलेगा मैक्सिको का पठार। मैक्सिको के पठार के बाद मिलेगा एडवर्ड्स का पठार। एडवर्ड्स का पठार लोकेशन देखते रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे जाएं आपको मिलेगा ओजार्क का पठार। ओजार्क हाईलाइट करते रहें। उसके बाद फिर आपको एक लंबी पर्वत श्रृंखला मिलेगी जिसका नाम है अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला। आपको दिख रहा होगा मैप में अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला। उसके नीचे आपको मिलेगा ब्लू रिज पर्वत, ब्लू रिज माउंटेन। उसके ऊपर मिलेगा आपको अलघनी माउंटेन। तो एक पर्वत श्रृंखला की पूर्व साइड में भी है। आगे और देखें, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे लारेंसियन पठार। लारेंसियन पठार, ध्यान रहे अभी मैं ऐसी कोई फीचर नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको एक एक लोकेशन की विशेषताएं भी बताते हुए चलूंगा। अभी मैं आपको केवल लोकेशन दिखा रहा हूँ कि आपकी नज़र में पड़े कि ये हैं, ठीक है। और आपको यहाँ मिलेगा कैनेडियन शील्ड, हडसन की खाड़ी के
जो चापाकार आकृति बन रही है वहाँ पे आपको मिलेगा कैनेडियन शील्ड। और यहाँ पे आप देखें लॉरेंसियन पठार के ऊपर लॉरेंसियन उच्च भूमि। मैप देखते रहें, लॉरेंसियन उच्च भूमि। और आपने देखा था हडसन स्ट्रेट, हडसन की खाड़ी जहाँ है, अच्छा मैप में नहीं दिख रहा, थोड़ा हम नीचे ला रहे हैं, ये देखिए हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी के नीचे में दिखाया कि आपको कैनेडियन शील्ड दिख रही है, कैनेडियन शील्ड। और आपने देखा हडसन में हडसन जल संधि है, हडसन जल संधि के नीचे आपको मिलेगा उगावा प्रायद्वीप। मैंने आपको जब हडसन जल संधि कराई थी तो वहाँ पर मैंने इसको बताया था कि ये बेफिन द्वीप और उगावा प्रायद्वीप को अलग करता है, ठीक। और आपको लेब्राडोर तट मैंने दिखाया था, जब लेब्राडोर सागर और लेब्राडोर जलधारा मैंने कवर किया था। तो कितनी लोकेशन यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और आप कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन और देखें जो पर्वत और पठार के अलावा हैं, उन्हें आप देखें। देखिए ये एक माउंटेन मैंने आपको छोड़ा है, रापसन माउंटेन। मैप में आप देखें रापसन माउंटेन, सेलकर्क माउंटेन के ठीक ऊपर, सेलकर्क माउंटेन के ऊपर रापसन माउंटेन, मैप में देखते रहें। और आपको नीचे मिलेगा ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन एक भ्रंश घाटी है, एक भ्रंश स्थान है। और ये भ्रंश के साथ साथ एक चीज और है जिसे आप ध्यान दें कि ये एक मरुस्थली यानी डेजर्ट टाइप स्थान भी है। तो अगर हम अब इंडिविजुअल देखें, एक एक चीज देखें अलग अलग करके। सबसे पहले हम देखें राकी माउंटेन। अब तो मैंने लोकेशन आपको दिखा दी, अब आपको मैं दिखाता हूँ राकी माउंटेन। तो सबसे पहले आप देखें राकी माउंटेन का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक का है। राकी माउंटेन स्टार्ट होती है आपके अलास्का रेंज के आसपास और ये आपकी जाती है मैक्सिको तक। पूरे पश्चिमी तट पर राकी पर्वत फैला हुआ है। ये एक बलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। ये इसका निर्माण कैसे हुआ है, पहले इसका विस्तार देखें किन देशों में। इसका मेजर पार्ट जो है, जो मुख्यतः भाग है, उसका जो मुख्य भाग है ऊपर कनाडा के हिस्से में है, ऊपर कनाडा। अच्छा एक मिनट आपको हम वो वाला हिस्सा दिखाते हैं मैप का। ये देखिए इसका जो मुख्य भाग है ऊपर कनाडा वाले हिस्से में है, कनाडा आपको दिखेगा, नीचे अमेरिका दिखेगा, संयुक्त राज्य, और फिर नीचे मैक्सिको के 3 देशों में उसका मुख्य भाग फैला हुआ है। तो जो राकी माउंटेन है उसका विस्तार 3 देशों में है मुख्यतः। पहले कौन सा, पहला आपको मिलेगा कनाडा, दूसरे पे यूएसए और तीसरे पे मैक्सिको। आगे बताएं इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है आपके प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट से। ये एक प्लेट टेक्टोनिक का आपने सिद्धांत पढ़ा होगा कि आपको अगर हम क्लियर कर दें थोड़ा सा, कि जब 2 प्लेटें ये एक दूसरे की ओर गति करती हैं और जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे विक्षेपित हो जाती है और इसके कारण से बलित पर्वत का निर्माण होता है। ऐसी घटना राकी माउंटेन के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। साथ ही साथ आप देखिए हिमालय का निर्माण भी ऐसी घटना से हुआ है। दूसरी चीज इंडीज पर्वतमाला भी ऐसी ही, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, का निर्माण भी इसी तरह हुआ है। तो जो गर्त, ऐसे में गर्त, ज्वालामुखी, पर्वत, इन सबका जो निर्माण होता है इसी प्रक्रिया से होता है। और ये प्लेट टेक्टोनिक में, जब आपने पढ़ा होगा प्लेट टेक्टोनिक, तो वहाँ पे ये आपको सिद्धांत बताया गया होगा। हमारा यहाँ पे काम है थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे नज़र में डालने की, ऐसी होता है जिससे आप ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार रिवाइज कर लें। फिर आते हैं हम मैप पे आते हैं। जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि जो राकी माउंटेन है, कि राकी माउंटेन 2 प्लेट से बना है। एक प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये प्लेट महासागरीय प्लेट है। दूसरी जो है एक दूसरी प्लेट है जो उत्तरी अमेरिका, जो कॉन्टिनेंट है पूरा, ये उत्तरी अमेरिका की प्लेट से बना हुआ है। आप इसको देखें, ठीक। इन दोनों की जो टक्कर हुई, दोनों इस तरह से टकराए, इन दोनों से टकराने से इसके तटीय क्षेत्र में एक रॉक माउंटेन का निर्माण हुआ जिसे राकी माउंटेन कहते हैं। तो एक चीज़ और देखें कि ये जो उत्तरी अमेरिका है उसके पश्चिमी भाग पे फैला हुआ है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है मैकिनले, आपको मैं दिखाया था लोकेशन, मैकिनले, ये इसी का भाग है। मैकिनले की अगर हाइट देखें तो हाइट मैंने बताया था 6194 मीटर, यानी 6194 इंच,
6194 मीटर। ये यूएसए अलास्का में है। कनाडा आप कंफ्यूज ना कीजिएगा, क्योंकि ऊपर वाला भाग यहाँ से जो आपका माउंटेन यहाँ से है, लोगन माउंटेन के बगल से यूकान क्षेत्र के ऊपर ये वाला जो क्षेत्र पड़ेगा, ये अलास्का आपकी यूएसए का पार्ट है, न कि ये कनाडा का, ध्यान रहे। आगे चले हम अगली फीचर पे, अल्पेशियन माउंटेन का हम देख लें। जो आपको इधर हमने माउंटेन दिखाए थे, माउंटेन अल्पेशियन माउंटेन। अल्पेशियन माउंटेन देखिए, अल्पेशियन माउंटेन का जो विस्तार है, इसका मुख्य विस्तार है यूएसए और कनाडा में। यूएसए और कनाडा में देखिए, जो फ्लोरिडा आपको दिख रहा होगा, फ्लोरिडा प्रायद्वीप के ऊपर है ये, ठीक। तो आगे देखिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, आपको हम हाईलाइट करा देते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी है मिचेल, आपको दिख रहा होगा मिचेल, एक बार और आपको दिखा रहे हैं, मिचेल सबसे ऊंची चोटी मिचेल है, ठीक। ये यूएसए के पूर्वी तट पे फैली हुई है, यूएसए के पूर्वी तट पे फैली हुई है, ध्यान रहे। ओटावा, आप लोकेशन याद रखेंगे, आपको पता होगा ओटावा क्या है, तो आप एक बार देखेंगे और फिर आप हमें भी बताने की कोशिश करेंगे ओटावा क्या था, आप देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है। न्यू फाउंडलैंड की लोकेशन मैंने आपको दिखाई थी। अब आपको हम ले चल रहे हैं दूसरी तरफ। ये आपने देख लिया, दो माउंटेन मैंने दिखाया आपको, एक रॉकी माउंटेन दिखाया, रॉकी पर्वत श्रृंखला दिखाई, उसकी कुछ फीचर से बताया। दूसरा अल्पेशियन की, अल्पेशियन मैंने बताया। और ध्यान रहे, अल्पेशियन और रॉकी ये दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के पार्ट नहीं है। बहुत पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा रॉकी पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है। आपको चार इसमें से श्रृंखलाएं दे देंगे, जैसे सर्कर, मैकेंजी और कोई एक सियरा नेवादा और एक साथ आप अल्पेशियन, तो आप कंफ्यूज जाते हैं कौन सा। ध्यान रखें कि अल्पेशियन माउंटेन इसके उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है और ये रॉकी का भाग नहीं है। आगे चलें हम अगले पार्ट पे, अगर हम बढ़ें तो हम यहाँ की थोड़ी सी झील कर लें, लेक करने से पहले थोड़ा सा हम ये देख लें कि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो है उनको हम देख लेते हैं। देखिए, आपने देखा एक बार फिर से रॉकी माउंटेन की ही श्रेणी के बगल में हम चलते हैं, यहाँ के ही लोकेशन देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, उनकी फीचर देखेंगे। देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा मैकिनले, जैसा कि मैंने बताया यूएसए की सबसे ऊंची चोटी, यूएसए की सबसे ऊंची चोटी, साथ ही उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। फिर आगे हमने बताया आपको लोगन माउंटेन, नीचे मैंने सेंट इलियास बताया, रॉबसन माउंटेन मैंने आपको बताया। अब देखें कि ये जो मेजर जो बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो जो आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त के नीचे है। कहीं भी स्टेटमेंट में अगर दे रहा है कि आर्कटिक वृत्त के ऊपर है, आर्कटिक वृत्त से क्रॉस करती हैं, तो ऐसा नहीं है। ध्यान रहे, यहाँ पे केवल बुक्स पर माउंटेन, बुक्स पर्वत श्रृंखला जो है, बुक्स पर्वत है, ये आर्कटिक पर्वत के उत्तर में है। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, बुक्स पर्वत श्रृंखला आर्कटिक जो रेखा है, आर्कटिक जो लाइन है, आर्कटिक जो वृत्त है, आर्कटिक सर्किल है, उसके ऊपर है। बाकी जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं या माउंटेन है, सब आर्कटिक के नीचे है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसे आप कतई ना भूलें, ध्यान रखें बिल्कुल। जैसा कि मैंने इसके पहले ही बताया था कि आर्कटिक वृत्त किन देशों से होकर गुजरती है यहाँ के, तो आपको याद होगा कि यूएसए, आप यहाँ पे मैंने बताया था, ध्यान देने वाली बात थी, ठीक है। नीचे आते हैं, अगर हम नीचे की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पे आपको मिलेगा वैंकूवर द्वीप। वैंकूवर द्वीप के बगल में आप देखिए एक नदी बह रही है फ्रेजर, आपको दिख रही है फ्रेजर, मैं देखिए हाईलाइट कर रहा हूँ फ्रेजर। इसका उद्गम स्थल है रॉबसन माउंटेन। रॉबसन माउंटेन की फीचर मैं बता रहा हूँ, रॉबसन माउंटेन फ्रेजर नदी का उद्गम स्थल है। दूसरी चीज, कोलंबिया की पठार के नीचे अगर हम बढ़े, कोलंबिया का पठार आपने देखा कोलंबिया माउंटेन देखा। आप ग्रेट साल्ट की लोकेशन आ जाए, ग्रेट साल्ट लोकेशन आपको दिख रहा होगा, आप ये ग्रेट साल्ट पे लिखें कि ये यहाँ एक जो झील है, ये विश्व की खारी झीलों में सबसे बड़ी खारी झीलों में से एक है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि थर्ड सबसे खारी झील है। आगे देखिए ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन जो था, ग्रेट बेसिन एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र के साथ साथ यहाँ तापमान जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। इसे आप हाईलाइट कर लें, कई बार पीसीएस
और वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका, बहुत बार पूछा गया है। इतनी महत्वपूर्ण लोकेशन है येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। इसे आप हाईलाइट करके लिखें यहाँ साइड में कि विश्व का पहला नेशनल पार्क। कुछ चीजें हैं जो मैप में ही नोट कर लेनी चाहिए आपको, और कुछ चीजें हैं जो ब्लैंक पेज पे अलग से, तो ये मैप पे ही नोट करने वाली चीज है। विश्व का पहला नेशनल पार्क है येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़े, देखिए एक लोकेशन आप देखिए यहाँ पे कि कोलोराडो के पठार के ऊपर आप देखिए कोलोराडो रिवर बह रही है, आपको दिख रहा होगा। रिवर को आप इस तरह से हाईलाइट कर देंगे। ये निकल रही है एल्बर्ट माउंटेन से। हमारा जो उद्देश्य था आपको दिखाना एल्बर्ट माउंटेन। आप ये चीज एल्बर्ट माउंटेन से आप याद रखें कि एल्बर्ट माउंटेन अमेरिका में है, और एल्बर्ट बांध या एल्बर्ट लेक आपको मिलेगी साउथ अफ्रीका में। अब साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका में मिलेगी, ध्यान रखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो क्योंकि नाम सेम है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप देखिए अब आइए कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार आप लिखें कि उष्ण एवं तप्त तापमान, उष्ण एवं तप्त पठार है, क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। और अब नीचे हम आपको बताते हैं मोजेव और सोनेरन मरुस्थल। इनका जो निर्माण हुआ है, इनका निर्माण के पीछे मेन फैक्टर है ठंडी जलधारा। अब थोड़ी सी हम आपको यहाँ पे एक फैक्टर बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसको आप देखें, हालांकि आपका रिवीजन होगा इस कॉन्सेप्ट से। देखिए एक कॉन्सेप्ट देखिए आप कि अगर कोई ये लैंड है और इधर ओशियन है, महासागर है या सागर है, और यहाँ पे एक जलधारा बह रही है जो स्वभाव से ठंडी है, कोल्ड है। अब अगर कोल्ड जलधारा यहाँ पे बह रही है तो उसको देखिए उसके क्या इफेक्ट पड़ेगा इस लैंड पे। आपको पता होगा, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि जो हवा होती है, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तो ये फैलती हैं। जब ये फैलती है तो इनका टेम्परेचर कम होता चला जाता है, यानी ये ठंडी होती है। और ठंडी होती हवा की जो आर्द्रता धारण करने की क्षमता होती है, ये कम होती चली जाती है। और जब आर्द्रता धारण करने की क्षमता कम होगी तो सापेक्षिक आर्द्रता 100% पहुंचेगा, और जैसे ही सापेक्षिक आर्द्रता 100% पहुंचा तो वर्षा होना स्टार्ट होगा। क्योंकि जब 100% पहुंच जाती है तो जो जल होता है हवा में वो रुकता नहीं और नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे वर्षा का नाम देते हैं। यानी अगर वर्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है कि जो लैंड, जो हवाओं का ऊपर उठना चाहिए, यानी ऊपर उठती हुई हवा वर्षा करेगी और नीचे बैठती हुई हवा वर्षा नहीं करेगी। नीचे बैठती हुई हवा वर्षा क्यों नहीं करेगी, इसको आप देख लें कि अगर कहीं भी हवाएं नीचे बैठ रही हैं तो नीचे बैठती हुई हवा सिकुड़ती है, और सिकुड़ने के कारण यह गर्म हो जाती है, और जो गर्म होती है हवा उसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। आपने वाष्प देखा होगा, जल वाष्प, खास करके खाना बनाते समय आपने भाप देखी होगी। जो भाप होती है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और आपने देखा होगा कि उसमें जो जल धारण करने की क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होगी वह अधिक जल वाष्प को लेकर ढोएगा, और वो भाप तभी जल में परिवर्तित होती है जब वो ठंडी होती है। तो ऐसे ही होता है कि जब ये हवा ऊपर उठेगी, ठंडी होगी, तो इसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी और वह बूंदों में परिवर्तित होने लगेगी। लेकिन जब वो नीचे आएगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म होती ही वह आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, अतः वह वर्षा नहीं करेगी। अब आते हैं आपके मेन कॉन्सेप्ट पे जो हमारी चर्चा करनी थी। कहीं भी अगर लैंड है, ये लैंड है, लैंड पे अगर कहीं जमीन है या कोई भी भूभाग है, भूभाग के आसपास और कोई ठंडी जलधारा बह रही है, तो ठंडी जलधारा पे जो हवाओं का होता है वो बैठना होता है, हवाएं वहां पे बैठना शुरू हो जाती हैं, और जब हवा यहाँ पे बैठेगी तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो हवाएं होंगी जो बैठ रही हैं उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी,
और जब बढ़ जाएगी तो ये वर्षा यहाँ पे नहीं करेंगी। और जब वर्षा नहीं होगी तो इसके साइड में, इसके कॉर्नर पे, इसके किनारों पर मरुस्थल का निर्माण होगा। यहाँ पे मरुस्थल का निर्माण होगा। ऐसे मरुस्थल जहाँ जहाँ महाद्वीपों के किनारे पर ठंडी जलधाराएं मिलेंगी वहाँ वहाँ पे एक मरुस्थल आपको दिखाई देगा। आप सहारा मरुस्थल देख लें, सहारा मरुस्थल के बगल में कनारी की ठंडी जलधारा मिलेगी। और आपको मैंने बताया सोनेरेन या मोजाबे की जलधारा, ठंडी मरुस्थल के बगल में आपको जो जलधारा दिखाई दे रही है वो है आपकी कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। आपको मैप में ले चलते हैं हम, फिर मैप पे आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये है आपके मोजाबे मरुस्थल और ये आपका सोनेरेन। आपको यहाँ दिख रहा है कैलिफोर्निया प्रायद्वीप और कैलिफोर्निया खाड़ी। यहाँ पे जो जलधारा है वो जलधारा ठंडी जलधारा यहाँ प्रभावित होती है। और ठंडी जलधारा प्रभावित होने के कारण यहाँ पे दो मरुस्थलों का निर्माण हुआ जो तटीय मरुस्थल है, और इन मरुस्थलों का नाम है मोजाबे और सोनेरेन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों याद रखें। आपने देखा इंच के पास से लोकेशन से पीसेस के क्रम 24 सितंबर को थे। आपको कंपेरिजन दिया था कोलंबिया का पठार और कोलोराडो का पठार में बड़ा कौन सा है। 4 पठार दिए थे, हालांकि मेजर आपने 2 एलिमिनेट कर दिया होगा, हमें पता है। आप 2 में कंफ्यूज हुए होंगे। तो लोकेशन सब महत्वपूर्ण है। आप देखें मोजाबे मरुस्थल और सोनेरेन का मरुस्थल आप यहाँ देखें। और एक लोकेशन मैंने आपको और बताया, ग्रेट बेसिन, जो ये भी एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। आगे अगर हम बढ़े यहाँ से, एक लोकेशन छूट रहा है, उसको देख लें, मृत घाटी, डेथ वैली। आपको हम वो लोकेशन दिखा रहे हैं, तो आपको मिलेगा ये लोकेशन। डेथ वैली की एक महत्वपूर्ण फीचर ये है कि ये उत्तरी अमेरिका का सबसे गहरा बिंदु है। उत्तरी अमेरिका का सबसे गहरा बिंदु है, सबसे नीचे का पॉइंट है। आप इस लोकेशन को देख लें, डेथ वैली। तो हमें लगता है वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो हमें आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम आएंगे। आपको भी झील, जो यूएसए की झील ये पर बची हुई है, जलधारा बचा हुआ है, और जो कुछ छूटा हुआ होगा उसको भी हम कवर करेंगे। हाँ, जलधारा और नदियाँ भी बची हुई हैं। झील, नदियाँ और जलधारा, ये 3 चीज़ हम अगले वीडियो में आपसे कवर करेंगे। ठीक है मित्रों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। हाँ, एक लोकेशन आप यहाँ पे एक चीज़ और देख ले, थोड़ी सी फीचर, जो रॉकी माउंटेन है, यहाँ पे एक लोकल विंड बहती है जिसका नाम है चिनूक। एक लोकल विंड है जिसका नाम है चिनूक, जो कि ये उत्तरी अमेरिका में कनाडा वाला जो हिस्सा है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। और टेम्परेचर कम होता है तो जो मैकेंजी नदी है या मैकेंजी क्षेत्र आपने देखा था, ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये सब बर्फ जम जाता है। तो जब बर्फ जम जाता है तो जो लोकल विंड है आपकी चिनूक, ये वहाँ पे स्नो हीटर यानी बर्फ पिघलाने का काम करती है। जब ये हवा बहती है सागर की तरफ से स्थल की ओर, तो ये वहाँ पे जो टेम्परेचर कम हुआ है, जो अब चूंकि आपको पता होगा कि प्रशांत महासागर का जो टेम्परेचर होगा इन कंपेरिजन टू उत्तरी अमेरिका लैंड के ज़्यादा होगा। तो वहाँ से जो हवा आती है वो गर्म होती है, और यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, यहाँ बर्फ़ जमी होती है, जिससे यहाँ पे आती है तो यहाँ पे बर्फ़ पिघलती है। और बर्फ़ पिघलती है तो ग्रेट स्लेव जो झील है ये सब, और मैकेंजी नदी है, ये जो नदियाँ हैं इनमें बर्फ़ पिघल कर पानी प्रभावित होता है, नहीं तो ये नदियाँ जम जाती हैं। तो आप ये लोकेशन याद कर लें, चिनूक का जो प्रभाव होता है मैकेंजी क्षेत्र में होता है, और चिनूक एक स्नो हीटर का कार्य करती है। ठीक है मित्रों, तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम पार्ट 3 में उत्तरी अमेरिका की ही बात करेंगे, और तीसरा पार्ट में हम पूरा उत्तरी अमेरिका कवर कर लेंगे। और जो मैंने अब तक कराया है उसका एक छोटा सा हम रिवीजन भी आपको करा देंगे। और अगर मित्रों आपको PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7376939897 पर हमें व्हाट्सएप कर दें। अपना PDF अपना नाम लिखकर हम उनको आप व्हाट्सएप भेज देंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।